हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डिक्शनरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एकेडमिक ईयर 23-24 का, जिससे हम कवर कर रहे हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। ये जो टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सेशन स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट एंड बीकॉम स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बीकॉम फर्स्ट टाइम आप नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, वो है टैक्सेशन। ये टैक्स एसवाई बैफ को भी आने वाला है, सेम टू सेम एसवाई बैफ को भी है। मतलब एसवाई बैफ के स्टूडेंट्स टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स को दोनों सेम है, तो आप एसवाई बैफ वाले भी रेफर कर सकते हैं वीडियो के लिए। न्यू एकेडमिक ईयर एंड न्यू टैक्स, ओल्ड टैक्स के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, बट वो 2022-23 स्टूडेंट्स के लिए था। आज से जो अपन वीडियोस अपलोड करने वाले वो 23-24 मतलब न्यू एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टैक्स होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले बेसिक सा स्मॉल सा क्वेश्चन सारे जितने इधर बैठे उन सब के लिए। स्टार्ट करूंगा मैं कुलदीप से। कुलदीप, व्हाट इज योर स्टेटस? कौन से मीनिंग से? तू कौन सा मीनिंग वाला समझ रहा? सिंगल वाला ना, बराबर। ओ मिंगल। तो अगर मैं ये स्टेटस पूछता हूँ रंजना, तो अपने दिमाग में हुआ था सर सिंगल है हम सब, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन वाले, कॉलेज वाले, हमारा स्टेटस यही हो सकता है, या तो सिंगल या तो मिंगल, बराबर। या तो धोखा खाए हुए लोग ये भी एक स्टेटस है, बट गवर्नमेंट में इसका कोई काम ही नहीं है। गवर्नमेंट के लिए इट्स लाइक भाई तेरे सिंगल होने से, मिंगल होने से, कुछ भी होने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे तेरा स्टेटस जानना जरूरी है कि तू इंडिया का रेसिडेंट है क्या नहीं है। आर यू अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन और नॉट? मतलब गवर्नमेंट के लिए आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट हो या एनआरआई हो। गवर्नमेंट के लिए क्या है आपका स्टेटस, रेसिडेंट हो या एनआरआई हो। एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक पर्सन की बात कर रहा हूं। अ पर्सन कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक इंसान इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है अगर वो आपके प्रीवियस ईयर में, अभी प्रीवियस ईयर से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है AY। व्हाट इज AY? असेसमेंट ईयर। AY मतलब असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को याद रखने का सिंपल तरीका है कि आपके पेपर्स कब असेस होंगे, कौन से साल में। तो सर ये साल चल रहा है 2023, इस साल में एग्जाम लिखूंगा तो मेरा पेपर इसी साल चेक होगा ना। सर मैं 2023 में भी लिखूंगा और 2024 में भी लिखूंगा, हाँ या नहीं? तो हमारा असेसमेंट ईयर, इस साल के लिए मेरा असेसमेंट ईयर है 2023-24। बात समझ में आ गया? तो दिस इज माय असेसमेंट ईयर। एनी डाउट? अब असेसमेंट ईयर के पिछला साल को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या था, 2022-2023। अब ये मैं आपकी पेपर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप पिछले साल जो भी कारनामा करोगे, जो भी इनकम जनरेट करोगे, उसके ऊपर हम लोग इस साल असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, पिछले साल के इनकम के ऊपर इस साल टैक्स चार्ज किया जाता है, जो कि आप पे करते हो। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं? तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। मतलब फॉर यू, आपके कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इस साल में जितना भी आपने पैसा कमाया है उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को दिखाना है। जितना भी कमाया है, और आपके कमाने का सोर्स 5 है, वो आगे के लेसन्स में आएंगे। 5 सोर्स से आप इनकम कमाओगे, कौन से साल में? इस साल में ही। इस साल की इनकम के ऊपर ही टैक्स किया जाएगा, आने वाले साल के ऊपर या पिछले से पिछले साल का नहीं। इस साल में जितना भी आपने इनकम जनरेट किया है उसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। समझ में आया? प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में क्या चार्ज किया जाता है, टैक्स। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर है।
आजा भाई, जगह पे आजा, आ गया, चलिए ठीक है। आई होप यहाँ तक असेसमेंट और प्रीवियस ईयर सबको क्लियर हो गया, ठीक है। असेसमेंट ईयर फॉर मी इज, असेसमेंट ईयर है 2023-24 याद रखना, और आपका प्रीवियस ईयर है 2022-23। तो अब गवर्नमेंट आपका स्टेटस जो पूछेगा वो प्रीवियस ईयर के लिए पूछेगा। क्यों? क्योंकि इस साल हमको टैक्स भरने का है, तो इस साल टैक्स भरने के लिए क्या पिछले साल मेरा स्टेटस क्या था, प्रीवियस ईयर में आपका स्टेटस क्या था, असेसमेंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आपका स्टेटस क्या है ये बताओ। और पहले लेसन का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। आपका टैक्स का पहला लेसन है जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। और इधर हम लोग सिर्फ यही कैलकुलेट करेंगे कि वो जो बंदा है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रेसिडेंट है, क्या वो एनआरआई है। समझ में? एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं इसका आने का, अगर आया तो 5 मार्क के लिए आ जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्टार्ट है टैक्स का। टैक्स भरने के लिए आपका स्टेटस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेटस देख के ही टैक्स चार्ज करता है कि भाई ये रेसिडेंट है क्या एनआरआई। अगर एनआरआई है तो भाई इसके ऊपर टैक्स इतना ही भरने का, ज्यादा टैक्स लेने का नहीं, एंड सो ऑन। वो आप धीरे 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 समझ में आओ। क्लियर? तो आपका पहला लेसन का नाम क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें आपको देखना कि प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक वो इंडिया में कितने साल की, कितने दिन के लिए इंडिया में था। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं। पर्सन, अ पर्सन कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो ही कैन बी एन एनआरआई का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन, बराबर है। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, बराबर है। क्लियर है? अब वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट कैसे बनेगा? तो गवर्नमेंट ने उसको कंडीशन दिया। कंडीशन नंबर 1, भैया आपको कम से कम कितना दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर जब भी बोला मतलब 2022-23। समझ में आया क्या? तो रंजना, अगर इस बंदे को इंडिया का रेसिडेंट बनना है तो कितना कंडीशन, कितना डेज का है? 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, मतलब अप्रैल 2022 से लेके कुलदीप मार्च 2023 तक कम से कम 182 डेज इंडिया में रुकना पड़ेगा। डन है यहाँ तक? 100% क्लियर है? सबको क्लियर? चलिए, या तो फिर गवर्नमेंट बोलता है और आप नहीं रुक सकते हो, ठीक है, हम आपको और एक कंडीशन देते हैं, सेकेंड कंडीशन। अगर आप 182 डेज नहीं रुक सकते हो, कुछ काम है आपको, ठीक है ना, हम आपको कंडीशन चेंज कर देते हैं, 60 डेज तो रुको इंडिया में, ये तो रुक सकते हो ना, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड साथ ही साथ 365 डेज इन 4PP5, ये दोनों कंडीशन एक ही है। मतलब पिछले साल में कितना? प्रीवियस ईयर में 60 एंड 365 डेज कितने में? 4PPY। व्हाट इज PPY? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये है प्रीवियस ईयर। अब इसके नीचे जो भी ईयर आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, PPY। अब PPY क्या रहेगा? 2021-22, 2020-21, 2019-20 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? ऐसे बहुत सारे ईयर हो सकते हैं, आपको कम से कम 10 साल लिखना है। कितना? 10, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक बस हो जाएगा आपके लिए। वैसे 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसे प्रीवियस, इसे प्रीसीडिंग कहते हैं। फर्क समझ में आ गया? तो जब भी PPY बोला गया मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, खाली PY बोला गया मतलब प्रीवियस ईयर, AY बोला गया मतलब असेसमेंट ईयर। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या दिया सुहानी? 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 360 के साथ ये होना कंपलसरी है, खाली 60 नहीं, 60 एंड 365 मतलब 4 साल। अभी तो 3 साल लिखा, 2018-19,
ये 4 साल में नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितना आना चाहिए, कम से कम 365, इससे ज्यादा आएगा चलेगा लेकिन कम नहीं आना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में कितना आना चाहिए, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भाई तू रेसिडेंट है, तेरा स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, 182 डेज और 60 नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआरआई। समझ में आ गया क्या, पक्का क्लियर है, कंडीशन क्लियर है क्या कुलदीप, की प्रीवियस ईयर में कितना दिन रुकना पड़ेगा, 182 डेज। समझ में आ, सर नहीं 180 डेज नहीं मिला, ठीक है 60 डेज तो इंडिया में रुक, प्लस 365 डेज रुकना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ बोल क्या अटक गया, सर 182 डेज है ना, 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, फिर 365 नहीं समझा हाँ अभी 60 डेज लिखा है ना प्रीवियस ईयर में, या तो आप 182 डेज एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, हाँ। या तो फिर आप 60 एंड 365 सेटिस्फाई करो। कोई 365 नहीं समझा, अभी सेकंड ऑप्शन दिया 60 डेज, हाँ 60 के साथ 365, एंड वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, एंड मतलब 60 डेज और 365 डेज दोनों होना चाहिए, और नहीं एंड 4 साल में। हो सकता है कि भाई इधर वो 20 दिन रुका इंडिया में, हो सकता है इधर 100 दिन रुका यहाँ पे इंडिया में, हो सकता है यहाँ पे 120 दिन इंडिया में रुका, और ये भी सिर्फ 50 दिन ही रुका। वो सर आपको कैसे, हमको कैसे इंफॉर्मेशन देंगे वो लोग, हमको उसका सबका टोटल करना है, और टोटल करके उसका देखने का 4 साल में 365 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बट ये आ रहा है, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो एनआरआई, यही आपका सम यही है। ऐसे ईयर्स बनाने के और नंबर ऑफ डेज लिखते जाने के। समझा आपको, क्लियर हुआ सम का कंसेप्ट क्या आने वाला है। बताऊंगा ना मैं, अभी बाकी है, मैंने तो 4 नहीं, मैं बोला आपको 10 साल तक लिखने का, क्यों आगे बता रहा हूं, मैंने फाइंड भी नहीं किया लेक्चर, यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो अब इस बंदे को कहा गया है भाई आप कम से कम कितना दिन रुको इंडिया में, या तो फिर 60 एंड, आप दोनों में से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको क्या कहा जाएगा, ठीक है क्या। चलिए एक स्पेशल नोट, हाँ भाई स्पेशल नोट आ जा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये हर बंदे को चेक करना है, लेकिन 3 अलग कैटेगरी के बंदे, 3 नहीं एक्चुअल में 2 ही है, बट 3 पकड़ के चलो। सबसे पहला इंडियन सिटीजन है, कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, इंडिया का कोई बंदा है, इंडियन ओरिजिन बंदा है, रामू शामू राजा गोपी कोई भी है, इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है काम करने के लिए, मतलब वो इंडिया में रुकेगा नहीं ना, बराबर है। तो गवर्नमेंट कहता है अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहिए, इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट कहता है आपको सिर्फ 182 डेज का ही कंडीशन एप्लीकेबल है, आपको दूसरा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। हर बंदे के लिए 2 कंडीशन, ये नहीं तो ये नहीं तो ये चेक कर सकते आप, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा है तो उसको गवर्नमेंट बोला ये कंडीशन आपके लिए नहीं, आपके लिए कौन सा कंडीशन है, आपको 180 डेज ही रुकना पड़ेगा, नहीं रुकेंगे तो आपका स्टेटस सीधा क्या बन जाएगा, एनआरआई, क्योंकि आप बाहर ही घूम रहे हो ना। समझा, हाँ या नहीं, बाकी सब तो इंडिया में रुकने वाले, तो गवर्नमेंट ने दोनों कंडीशन दी आपको, चेक करो ये नहीं तो ये, तो सेटिस्फाई कर दो हमको, हम आपको रेसिडेंट स्टेटस दे देंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा है तो 182 डेज, क्लियर। हाँ दूसरे टाइप का बंदा इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या, माँ बाप इंडिया वाले हैं, पूरा खानदान उसका इंडिया का है, लेकिन वो बॉर्न ब्रॉट अप बाहर ही हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि भाई इधर से एक लड़का शादी करके बाहर चला गया, माँ बाप इधर इंडिया में रहते, लड़का बाहर चला गया, बराबर है, अब लड़का बाहर चला गया और उधर सेटल भी हो गया है, बट उसका जीन्स खून कहाँ का है, इंडिया का है, वहां जाके राम ने रामू कर लिया, रॉक्स कर लिया, कुछ भी कर लिया, बट इंडियन ओरिजिन का बंदा
इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया के बाहर रहता है बट इंडिया में आता है घूमने के लिए। किस चीज के लिए? विजिटिंग। विजिटिंग के लिए आ रहा है कौन? इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया में आता है विजिटिंग करने के लिए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कितना डेज दिया है? समझ में आ गया? समझाइए। दो कैटेगरी क्लियर है, तीसरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दो याद रखना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है 180 डेज। विजिट के लिए आया है, वो भी इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। कोई अमेरिकन ओरिजिन इंडिया में विजिट पे आया तो उसके लिए भाई दोनों कंडीशन है। मतलब दो ही टाइप है पर्सन के, एम्प्लॉयमेंट वाला और विजिट वाला, और दोनों इंडियन है। इंडियन ओरिजिन बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है 180 डेज, इंडियन ओरिजिन बाहर से इंडिया में घूमने के लिए जा रहा है 180 डेज। बाकी सब के लिए कौन सा कंडीशन? दोनों कंडीशन चेक करना है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दोनों में से कुछ भी, तो हम आपको रेसिडेंट बोलेंगे, नहीं तो हम आपको क्या कहेंगे? एनआरआई। पहला पार्ट क्लियर हो गया। आपका स्टेटस कैसे पता चलेगा समझ में आया? व्हाट्सएप ओपन करके नहीं, 182 डेज करके। ठीक है, करता है। चलिए, अब मेरे को एक सवाल आया था, सर आपने बोला 10 साल बनवाने का, तो ये 4 साल ही आपने लिखा, तो अभी हमको क्या करने का है? तो हम उसके बारे में उसका जवाब देंगे। रंजना, अब ये बंदा रेसिडेंट तो बन गया, बट गवर्नमेंट के नजर में सिर्फ रेसिडेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट के नजर में दो टाइप के रेसिडेंट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो सम आगे बढ़ेगा, अगर आपका स्टेटस एनआरआई है तो सम कंप्लीट हो गया। वापस सुनो क्या बोला मैंने, अगर आपका स्टेटस रेसिडेंट है तो सम आगे और चलेगा, अगर आपका स्टेटस एनआरआई है सम कंप्लीट। आंसर लिख दिया ही इज एन एनआरआई, लेकिन आंसर में आया नहीं सर ही इज अ रेसिडेंट, तो जब रेसिडेंट है तो सम आगे बढ़ेगा। कौन से टाइप का रेसिडेंट है? क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? मतलब रेसिडेंट के दो पार्ट्स है, एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया क्या? मतलब रेसिडेंट के दो पार्ट्स, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 दिया है, ये बंदा इंडिया में कम से कम 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए इन 7 PPY, 730 days in 7 PPY and 2 out of 10 resident in 10 PPY। मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं है कहीं पे भी, दोनों का कैलकुलेशन, क्योंकि वो रेसिडेंट तो बन गया। अब उसको कहा गया है 730 दिन कितने साल में? 7 साल। एंड 2 टाइम इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, 2 टाइम इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और रेसिडेंट होने का रूल क्या है? 182 और 360। मतलब इधर तो बंदा रेसिडेंट था, तब 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आया। फॉर एग्जांपल 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13। आई होप हो गया शायद। 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 23 चल रहा नहीं, बराबर है। तो 10 साल हो गए। अब हमको क्या चेक करने का है? नंबर ऑफ डेज इन 7 ईयर्स में। 7 ईयर्स मतलब 4 5 6 7, इधर तक उसका नंबर ऑफ डेज कितना आना चाहिए? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर काउंट नहीं किया जाएगा, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, बराबर है। तो इधर 7 साल का नंबर ऑफ डेज कम से कम कितना आना चाहिए? उससे कम आया तो भाई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि दोनों होना चाहिए था, इधर से कम हो गया तो आगे चेक भी नहीं करने का। समझ में आ गया क्या? तो इधर 7 साल में कितने डेज होने चाहिए? 730। एंड ये 10 साल के अंदर 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। 2 बार मतलब इन 10 में से कोई भी 2 साल में 182 डेज वाला कंडीशन या तो 60 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर 200 दिन है तो ये 182 सेटिस्फाई हो गया ना यहाँ पे। इधर 150 दिन है, सर इधर नहीं है बट इधर 60 है, तो इसके 4 प्रीसीडिंग ईयर का टोटल लेने का
सर ये तो 3 ही है, 3 में भी अगर 365 हो गया मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो इधर भी क्या बन गया, रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट का कंडीशन। समझा? अगर वो 10 साल में कितने बार रेसिडेंट, 2 बार अगर रेसिडेंट होता है मतलब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, ही इज ये 730 डेज भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 बार भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर उसने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ही इज ए रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट ने आपको यानी कि इंडिविजुअल को 3 टाइप का स्टेटस दिया है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, NRI। समझ में आ गया? पक्का समझा है? तो एक इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है, तो एक इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के नजर में 3 स्टेटस है, आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी हो, आप NRI हो। चलो अब अपना अपना स्टेटस बताओ, क्या है आपका स्टेटस? क्यों? क्योंकि सर मैं तो प्रीवियस ईयर में रहता हूँ, पूरे साल में कहीं इंडिया के बाहर क्या, मुंबई के बाहर क्या, घर के बाहर नहीं गया हूँ, बराबर है कि नहीं? तो मैं पूरा दिन घर में पड़ा हूँ, मतलब मेरा स्टेटस 365 दिन है प्रीवियस ईयर में, 182 सेटिस्फाई कर लिया मैंने, तो मेरा स्टेटस बन गया रेसिडेंट। साथ ही साथ पूरे पिछले साल भी चले जाओ सर, घर में ही पड़ा था, मतलब फिर से 730 डेज भी हो गया और 2 बार रेसिडेंट भी हो गया, मतलब आई एम अ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर में कहीं घूमने चला गया, इंडिया के बाहर चला गया और मैं 8 महीने के बाद इंडिया में आ रहा हूँ या 9 महीने के बाद इंडिया में, तो 3 महीना इंडिया में रुका, 3 महीने का कैलकुलेशन करो तो 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 90 दिन। तो 182 से सेटिस्फाई नहीं किया, बट 60 कर रहा हूँ, प्लस 4 साल के अंदर सर इंडिया में ही था, मतलब वो भी सेटिस्फाई, मतलब प्रीवियस फिर से मेरा स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया, और पिछले साल से तो मैं इंडिया में था ही, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी। कैलकुलेशन कैसे करना है दिमाग, अगर ये कंसेप्ट बैठा है तो समझेगा, अगर ये कंसेप्ट नहीं बैठा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर दिस इज डन, टॉपिक इज डन, बैठ गया दिमाग में? पक्का 100% सम लेने की जरूरत है कि कंसेप्ट को क्लियर करोगे आज इतना ही? कंसेप्ट्स को रखो, सम नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो क्या याद रखना है कि एक पर्सन को अगर रेसिडेंट बनाना है तो कितना दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा, या तो फिर 60 एंड 365। समझ में आ गया? कुछ नहीं सेटिस्फाई किया तो NRI, सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है तो उसके टाइप है ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या आएगा, 730 डेज एंड 2 आउट ऑफ 10 इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इफ नॉट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आ गया क्या? तो आज के लेक्चर में इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।